वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो अभी तक टर्म फर्स्ट हमारा बीत चुका है और बहुत सोचने समझने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे टर्म फर्स्ट बीत गया तो जिसका अच्छा उसका वेल एंड गुड, जिसका नॉर्मल हुआ उसके लिए भी ठीक है, और जिन बच्चों का एकदम ही ख़राब हो गया उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो आगे यानी कि फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हम देंगे एकदम उसमें फुल लाएंगे और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा देकर के आए हैं वो भी, उनके लिए भी पहले की वीडियोस अभी उतनी अच्छी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे आगे पे फोकस करेंगे, है ना। पास जो बीत गया उसको लेकर के क्यों चलेंगे। और टर्म सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अब एमसीक्यू तो रहा नहीं कि आप गेस भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर कहीं से भी पढ़ लिया तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आपको डीप स्टडी यानी कि तीनों पॉइंट्स या 3 मार्क का 5 मार्क का सारे आने चाहिए, तभी आप टर्म सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका टर्म सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके चैप्टर भी थोड़े से बल्कि से हैं, जैसे हेरिडिटरी, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे चैप्टर्स 1 या 2 दिन के नहीं हैं। आपका जो पहले वाला चैप्टर था वो कुछ आपके चार्ट्स में कवर हो सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एमसीक्यू था, हम आपको 1 लाइनर या वो उसमें बता करके बता सकते थे। लेकिन अब ये बात हो गई कि बच्चों को 3 पॉइंट्स लिखने हैं, बच्चों को पूरी डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए, उनके फीचर्स भी आने चाहिए, डिसएडवांटेज एडवांटेज भी आना चाहिए। हर टॉपिक को क्लियरली जब तक आप नहीं बताएंगे तो बच्चों के लिए कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ से देखते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हम टर्म सेकंड से कंटिन्यू करेंगे। जब आपका टर्म सेकंड ख़त्म हो जाएगा तब तक शायद आपके जैन वगैरह में आपका ये टर्म सेकंड शायद ख़त्म हो जाए। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो जल्द से जल्द हम आपका टर्म सेकंड ख़त्म करके आपके रिवीजन यानी कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप देखेंगे, लगाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे एग्जाम में, आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है। एटलीस्ट आपने देखा हो, समझा हो और आप उस पर कुछ नहीं सबसे अच्छा लिख पाए आंसर। ठीक है, तो वो हमारी कोशिश है। जल्द से जल्द हम सिलेबस ख़त्म करके फिर उसके बाद में हम आपका टर्म फर्स्ट का जो भी चैप्टर्स बचे हैं, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जो आपका बैच आएगा 10th में, 9th में जो इस बार जो 9th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी दिक्कत ना हो, उनके लिए हम फिर वो 2 चैप्टर्स जो आपके 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं वो बनाएंगे। अभी हम टर्म सेकेंड से कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर का नेम है हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। यहाँ पर मैंने रिप्रोडक्शन हेडिंग डाली है, क्योंकि एग्जैक्टली वो पूरे चैप्टर में सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी रिप्रोड्यूस का मतलब है कि पूरे अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, उनका मोड क्या है, क्या सब एक ही जैसे रिप्रोडक्शन करती हैं, क्या सबका तरीका एक ही है। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि सांस लेने का तरीका भी सबका अलग रहता है। कुछ लंग्स के थ्रू लेते हैं, कुछ गिल्स के थ्रू लेते हैं, कुछ स्किन्स के थ्रू लेते हैं, कुछ स्मॉल होल्स, ट्रैकिया, इन सबके स्पाइरिकल्स के थ्रू लेते हैं। तो वैसे ही इनके क्या ये भी सेम है सबके लिए, या एक ही जैसे हैं, ये सेम है सबके लिए या डिफरेंट तरीके हैं सबके, कैसे हैं। ठीक, वेरिएशन, हेरिडिटरी, एवोल्यूशन जो नेक्स्ट है, पहले आप ये पढ़ के जाएंगे तभी तो आप वेरिएशन हेरिडिटरी को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बेस बना रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक, तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद प्रोड्यूस होकर के आया है, वो जब एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है, एक नई प्रोजेनी को जन्म देता है, उसी को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्रोजेनी or offspring either sexually or asexually. Called as reproduction. उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं।
कहीं कहीं इसको लिखा गया है कि इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो बिल्कुल सही लिखा है। रिप्रोडक्शन हेरिडिटरी मटेरियल को भी ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये आपके पॉइंट्स हैं। जैसे आपको दिया जाता है एक 3 मार्कर में कि राइट अबाउट रिप्रोडक्शन या राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो पहला तो डेफिनेशन ही हो गई, क्या हो गई कि नई प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, या तो सेक्सुअली या एसेक्सुअली, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जैसे वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो उसके बिना हम कोई भी लाइफ देख नहीं सकते थे, है ना। अगर फैमिली किसी चीज़ की सर्वाइव कर रही है, जैसे कुछ आप सुनते होंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, ये सब क्यों हैं? ये सब क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम होती जा रही है, और कम होते होते उनकी जो आपकी फैमिली थी या वो जो ऑर्गेनिज्म था ख़त्म हो गया। जैसे डोडो बहुत पहले पाया जाता था, अब वो नहीं है, डोडो अब नहीं है, ठीक। ऐसे ही वाइट एलिफेंट्स इस टाइम इंडेंजर्ड में है। तो ऐसे कई एनिमल्स हैं। ये अगर जितने भी हम देख रहे हैं जो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में नहीं है, वो सर्वाइव कर रही हैं, जैसे जिनकी जो कि एक्सटिंक्शन में नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं और जो इंडेंजर्ड में नहीं है। नॉर्मली जो हम देखते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, है ना, वो इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट में नहीं आ रही, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। डॉग, कैट, ये भी नहीं आए। आप वैरायटी की बात मत करिएगा, हो सकता है कोई वैरायटी हो जो इंडेंजर्ड में हो इसमें से, लेकिन मैं होल की बात कर रही हूँ, फैमिली की। डॉग, कैट, ये सब अभी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आए हैं। तो ये अगर इनको हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो मर जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, और ये कॉन्टिन्यूटी में लाइफ चलती रहती है अर्थ पे, कॉन्टिन्यूटी में लाइफ चलती रहती है अर्थ पे, ठीक है, ये बात हो गई। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें और क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं? इट हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इट इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो क्या मैम ट्रांसमिशन अगर जेनेटिक मटेरियल का कहाँ से होता है? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? ऑफस्प्रिंग में। तो मैम पेरेंट्स के पास कुछ बचता नहीं है, जब ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल चला गया तो पेरेंट्स के पास क्या बचा? फिर तो सेकेंड ऑफस्प्रिंग के लिए जेनेटिक मटेरियल बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कॉपी, जैसे आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होती है, उसका आप प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट आउट ले करके फिर आप उसको जमा करके आते हैं, आप ओरिजिनल कहीं दे करके नहीं आते हैं, ठीक है। उसी तरह से पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कॉपी किया जाता है, ठीक है। इस डीएनए की कॉपी होती है, कॉपी बनाई जाती है रेप्लिकेशन के थ्रू, यानी कि रेप्लिकेट करने का मतलब है कि एक थ्रेड जो इसमें है वो दो अपने ही जैसा एक नया थ्रेड बनाता है। तो ये जो थ्रेड है ये अपने जैसे कुछ नए थ्रेड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। उसको हम लोग कॉपी ऑफ द डीएनए मटेरियल भी बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन मटेरियल का भी की भी कॉपी बोलते हैं, ठीक। तो वो जो कॉपी है ये जाती है ऑफस्प्रिंग के पास, ठीक। और ये जो जिससे कॉपी बनाई गई थी, जो ओरिजिनल था, ये आपका किसके पास रह जाता है? जिसका रहता है किसके पास? पेरेंट्स के पास। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है किस प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनल वाला ही जा करके ऑफस्प्रिंग में चला जाता है और पेरेंट्स के पास कुछ बचता ही नहीं है। कॉपी बनाई जाती है, फिर नेक्स्ट में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में कितने टाइप्स के होते हैं आपके रिप्रोडक्शन? 2 तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 गैमीट्स इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस अ यंग वन, यानी कि एक नए प्रोजनी को जन्म देने के लिए 2 पेरेंट्स या 2 गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। जबकि यहाँ पर एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंटिंग होती है। सिंगल पेरेंटिंग का मतलब, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ डाइवर्सिस होते हैं, ठीक है, जो जैसे कोई फादर अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं या मदर अलग रह रही हैं, या इन केस किसी एक की डेथ हो गई, तो उस केस में जो पेरेंट है उनको हम लोग सिंगल पेरेंट बोलते हैं, यानी कि वही उनके फादर हैं, वही उनकी मदर है, या वही उनके मदर है, वही उनके फादर हैं, ठीक है। दोनों में से अगर एक हैं उसको हम कहते हैं सिंगल पेरेंटिंग। पर वो सिंगल पेरेंटिंग नहीं, वो जो बच्चा है उनका वो तो दोनों के इन्वॉल्वमेंट से आया ना, क्योंकि एक उसमें से है नहीं, अभी फिजिकली प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए उसको सिंगल पेरेंटिंग बोला गया। यहाँ पर प्रोसेस के दौरान ही सिंगल पेरेंटिंग, यानी कि शुरुआत से ही सिंगल पेरेंटिंग की जा रही है। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए ऑर्गेनिज्म को
जन्म देने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फादर, या फिर इसको हम लोग ऐसे देखें तो मेल फ्लावर, ठीक, और आपका फीमेल फ्लावर जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपका नया प्रोजेनी फ्लावर बनाता है, ठीक है। यानी कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जबकि इस केस में एसेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होते हैं। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एक पेरेंट, यानी कि सिंगल पेरेंट ही सब कुछ होता है, वही फादर, वही मदर, वही सब कुछ, ठीक। ये हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, अपने खुद की तरह अपनी प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ये आपका हो गया। एक इसमें आपको मिलेगा, मैं बता देती हूँ, क्लोन टर्म्स। क्लोन क्या होते हैं, व्हाट इज क्लोन। तो एसेक्सुअल कुछ ऑफस्प्रिंग बनाएगा, वो ऑफस्प्रिंग यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जितने भी ऑफस्प्रिंग बनती है उनको हम क्लोन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट होते हैं, यहाँ पर दो पेरेंट्स, यानी कि जैसे फादर मदर और उनका एक बच्चा है, तो फादर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिला करके बच्चे में आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी फादर की आ जाएंगी, पूरी मदर की आ जाएंगी, थोड़े से फादर की रहते हैं, थोड़े से मदर की रहते हैं, और बच्चों के अंदर मिक्स्ड कैरेक्टर हम देखते हैं। जबकि यहाँ पर फादर मदर तो है नहीं, यहाँ पर एक ही फादर, वही मदर वही फादर, मतलब एक ही पेरेंट है, तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ एक ही के जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसमें ज़्यादा वेरिएशन, यानी कि नो वेरिएशन, लगभग वेरिएशन होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत स्मॉल, नो वेरिएशन दिखता है हमें, ठीक है। और आपका जो ये वेरिएशन नहीं होता है, और साथ में सिंगल पेरेंट्स के वजह से कैरेक्टरिस्टिक भी सेम टू सेम। तो क्लोन, जितने भी ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि स्पेशल फीचर्स ये होते हैं कि जेनेटिकली और फिजिकली, यानी कि दिखने में भी सेम होते हैं और जेनेटिकली भी सेम होते हैं, दिखने में भी सेम होते हैं और जेनेटिकली भी सेम होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में एज अ रिजल्ट वो प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, किसके थ्रू, उनका कुछ तरीका होगा अपना, उस तरीके को हम देखते हुए हमने कई टाइप्स में डिवाइड किया एसेक्सुअल को भी, जैसे फिजन, दूसरा हो गया आपका बडिंग, तीसरा आपका स्पोर फॉर्मेशन, चौथा आपका रीजनरेशन, और पांचवा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। ज़्यादातर आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा होगा और फिजन देखा होगा, ठीक है। बाकी की आज हम देखते हैं। तो फिजन, जैसे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूज का मतलब होता है जोड़ना, और फिजन का मतलब होता है तोड़ना। न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर, तो दो न्यूक्लियस, जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब एक दूसरे में कंबाइन होकर के एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर फिजन वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर टूट रहा है, यानी कि स्प्लिट हो रहे हैं। तो when a single organism divides into two or more than two offsprings, then it is termed as fission. जब दो या दो से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग में वो डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं फिजन। अब इसमें भी दो होते हैं क्योंकि दो कैटेगरी देखी गई, फिजन भी दो तरीके से देखा गया। कुछ ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग सिर्फ दो बना रहे थे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके यानी कि फिजन के बाद में दो ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको रखा गया बाइनरी फिजन में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, इनको किस में रखा गया, बाइनरी फिजन में। और कुछ ऑर्गेनिज्म किस में रख रहे थे, मल्टीपल, यानी कि एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको रखा गया मल्टीपल फिजन में, यानी कि फिजन के बाद में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, उसको रखा गया उनको बोला गया मल्टीपल फिजन। और फिजन के बाद में सिर्फ दो
जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसको बोला गया बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल में आपका अमीबा, एक बड़ा सा अमीबा जो रहता है वो स्प्लिट होकर के 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, जैसे कुछ ऐसा, कुछ उसका इरेगुलर शेप होता है, कुछ पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है। ये आपका अमीबा, ये फिजन के बाद में, अगर सही से लिखे तो बाइनरी फिजन के बाद में ये क्या करता है, 2 अमीबा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये सिंगल पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ये एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया, नया अमीबा, ये भी नया अमीबा, ठीक। लेकिन ये इनके डॉटर न्यूक्लियाई कहे जाएंगे। इनके क्या कहे जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई कहे जाएंगे। इन्हीं को हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मल्टीपल और बाइनरी फिजन कैसे रखा गया, जब मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे फिजन के बाद में उसको बोला गया मल्टीपल फिजन, और जब सिर्फ 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसको बोला गया बाइनरी फिजन। इसमें एग्जांपल अमीबा, इसमें हो गया आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपका है नेक्स्ट बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग कौन सा, वो फ्लावर वाला बड, हाँ कुछ उसी तरह से, लेकिन फ्लावर का बड नहीं, क्योंकि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर की या प्लांट्स की आप बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म थे उनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता था। प्लांट तो आपका थोड़ा डेवलप है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बडिंग, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ पाई जाती है, जैसे बड निकलता है ना, हमारे प्लांट्स में बड निकलता है आउटग्रोथ की तरह, वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में आउटग्रोथ पाई जाती है। कैसे आउटग्रोथ पाई जाती है बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ठीक। अब ये यहाँ से सॉइल से अटैच था, ये टेंटिकल्स हो गए उसके, पहले था ये ऐसे, कुछ समय के बाद में यहाँ पे एक आउटग्रोथ निकलना शुरू होती है, ठीक। ये आउटग्रोथ कुछ ऐसी होती है, ये आउटग्रोथ निकलते 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 फिर ये एक जब फुल्ली डेवलप्ड आउटग्रोथ हो जाती है तो ये डिटैच हो जाती है, और डिटैच होकर के ये यहाँ पे अपना एक नया हाइड्रा की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि आउटग्रोथ होती है, और आउटग्रोथ फिर जब मैच्योर यानी कि फुल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में या फुल मैच्योर हो जाती है, मैच्योर आउटग्रोथ हो जाती है, फिर वो डिटैच होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म में उसी की तरह जो पहले वाला था ना, जिसकी आउटग्रोथ थी, यानी कि हाइड्रा ही बनेगा ये, ऐसा नहीं कुछ और बन जाएगा, हाइड्रा ही बनेगा, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बडिंग इज एन asexual mode of reproduction, यानी कि ये भी एक कौन सा है, asexual mode of reproduction in which an organism causes forms an outgrowth which ultimately detach from the parent body, and when matures then it forms a full organism body, यानी कि पहले की जो पेरेंट की तरह सेम एज देयर ओन काइंड, यानी कि पहले वाले की तरह ही आपकी वो बनेगी। कौन सी, जैसे जो ये आउटग्रोथ निकल करके डिटैच होकर के एक नया फॉर्मेशन कर रहा है, वो कैसे होगा, सेम इसी की तरह, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसका मतलब है जेनेटिकली भी ये सेम है। जेनेटिकली का मतलब इसके अंदर जो जीन है वो भी सेम है, क्यों, क्योंकि पेरेंट तो एक ही था ना, और फिजिकली दिखने में भी ये सेम होंगे, कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो जेनेटिकली भी सेम होंगे और फिजिकली भी ये सेम होते हैं, इसीलिए इनको क्लोन्स कहते हैं। सो आज का हमारा यहाँ तक खत्म हुआ है, आगे का जितना लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।